नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसकी पत्नी ने 6 ही महीने में रचा ऐसा षड्यंत्र कि सास और देवर को पति की नज़रों से गिरा दिया। फिर देवर ने उसके साथ किया कुछ ऐसा कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, जबकि उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया। ऐसा क्या किया देवर ने? एक दिन अचानक अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर बेटा अपनी पत्नी और अपनी माँ को सरप्राइज़ देने के लिए घर पहुँच गया। लेकिन जैसे ही वह घर पहुँचा तो उसने पाया कि उसके घर पर केवल उसकी पत्नी है, उसकी माँ नहीं। और वह लगातार 3 दिनों तक अपने घर रुकने वाला था, लेकिन अब तक 2 दिन बीत चुके थे और उसकी माँ का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था। आखिर कहाँ थी उसकी माँ और क्या हुआ था उनके साथ? आइए जानते हैं। शरद और उसका भाई दीपक बचपन से ही बहुत मेहनती स्वभाव के थे। शरद का बहुत छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में केवल उसके माँ बाप और वे दोनों भाई थे। एक उसकी बुआ भी थी, लेकिन उसकी बुआ की शादी हो चुकी थी। शरद की क्योंकि कोई बहन नहीं थी और उसके दादा दादी उनकी मृत्यु तो कब का हो चुकी थी। जब शरद और दीपक बहुत छोटे थे तभी उनकी दादी की मृत्यु हो गई थी। अब क्योंकि शरद की कोई बहन नहीं थी, इसीलिए उनकी बुआ उन्हें हर साल राखी बांधने आया करती थी और वह उन्हें बहुत प्यार भी करती थीं। और उन्हीं के कारण शरद और दीपक को कभी बहन की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि ना ही तो कभी किसी त्योहार पर उनकी कलाई सूनी रही और ना ही टीके के बिना उनका माथा सूना रहा। साल में यही तो 2 दिन होते हैं जब एक भाई अपनी बहन को सबसे ज़्यादा मिस करता है। खैर, घर में लड़की हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है, लेकिन शरद और दीपक बचपन से एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे। दोनों में से कोई भी किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटा था। शरद की माँ विमला जी को जब भी किसी भी काम के लिए अपनी मदद की ज़रूरत होती तो दोनों में से कोई भी तैयार हो जाता, चाहे वह काम लड़कियों वाले ही क्यों ना हो, क्योंकि विमला जी का कहना था कि कामों पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है कि यह काम लड़कियों के करने के हैं और यह काम लड़कों के करने के हैं। कोई भी काम कोई भी इंसान कर सकता है, फिर लड़का हो या लड़की। और उनकी इसी सोच के चलते उनके बेटे लड़के और लड़की में बहुत ज़्यादा भेदभाव भी नहीं करते थे। और फिर उनकी माँ ने उन्हें शुरू से ही सिखाया था कि तुम अपने काम खुद करना क्यों नहीं सीखते। अभी मैं तुम्हारे सारे काम करती रहूं और जब तुम बड़े हो जाओगे तो शादी के बाद तुम्हारी पत्नी आ जाएगी और वहीं तुम्हारा सारा काम करेगी। यह सोचकर निश्चिंत मत हो जाना, शादी के बाद हम इस घर में तुम्हारे लिए पत्नी और अपने लिए बहू लेकर आएंगे। कोई काम करने वाली नौकरानी लेकर नहीं आएंगे जो हर समय बस तुम्हारा हुक्म बजाएगी। अपने बेटों को वह ऐसे ही ताने दे देकर उनसे काम कराती रहती थीं और उनका परिवार बहुत ही खुशहाल था और ऐसे ही हंसते खेलते उनका जीवन गुजर रहा था। शरद और दीपक दोनों ही पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। कभी भी किसी काम को करने के लिए उन्होंने मना ही नहीं किया, चाहे वह काम उनके बस में हो या ना हो। वह कभी किसी काम को करने के लिए मना नहीं करते थे। अगर उनसे काम ना भी आता हो तब भी वह एक बार उस काम को सीखने की कोशिश ज़रूर करते थे, क्योंकि अगर इंसान चाहे तो वह क्या नहीं कर सकता। और इसीलिए जीवन में वे कभी हार नहीं माने। स्कूल की पढ़ाई हो या कॉलेज की पढ़ाई, हर क्षेत्र में अव्वल रहे। फर्स्ट नहीं तो सेकंड सही, सेकंड नहीं तो थर्ड सही। बच्चों ने बस यह ठान रखा था कि उन्हें हर साल अपने घर में एक ट्रॉफ़ी लेकर आनी है और माँ बाप ने बस उन्हें इतना कहा कि पूरे दिल से, सच्चे मन से अपनी मेहनत करो, अपनी तरफ से अपना 100% दो। यह तुम्हारा काम है। उसके बाद तुम फर्स्ट आओ या सेकंड आओ या थर्ड आओ, यहाँ तक कि अगर तुम कुछ ना भी आओ तो भी हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। बस तुम अपनी तरफ से अपना प्रदर्शन अच्छा करना, जितना बेहतर तुम कर सकते हो। और अपने माता पिता की इन्हीं सब सीख के कारण
वे जीवन में बहुत आगे जाने वाले व्यक्ति बन रहे थे। दोनों भाइयों में प्यार बहुत ही ज़्यादा था। वे दोनों एक दूसरे के बिना ना ही कहीं आते जाते थे और ना ही कुछ खाते पीते थे। अब ऐसे ही समय बीतता रहा और देखते ही देखते उनकी ग्रेजुएशन भी पूरी होने वाली थी। इधर ग्रेजुएशन पूरी होने से पहले ही वे दोनों ही भाई अपनी अपनी तैयारी में लग गए। क्योंकि शरद बड़ा था, इसीलिए शरद ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी जल्दी ही शुरू कर दी थी और अगले ही साल जब तक उसका ग्रेजुएशन फाइनल हुआ तो उसके अगले ही साल उसका सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया और वह अपने शहर से दूर एसआई के पद पर तैनात हो गया। क्योंकि अब शरद एक इंस्पेक्टर बन चुका था तो उसके कारण शरद के घर उसके माता पिता का सम्मान बहुत बढ़ गया था और उनकी बहुत ख्याति भी बढ़ गई थी। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते थे क्योंकि जब से शरद की नौकरी लगी तब से उनकी पूरी रिश्तेदारी में और आसपास के सभी जानकारी में उनका अच्छा खासा नाम हो गया था। और शरद के पिताजी के लिए तो इतना ही बहुत था। आखिर हर माता पिता का एक ही तो सपना होता है कि वह अपने बच्चों को कामयाब होते हुए देखें और फिर शरद के माता पिता का यह सपना पूरा हो रहा था। इधर शरद अपनी ट्रेनिंग पर गया हुआ था और उधर शरद की ट्रेनिंग के समय जैसे ही शरद की फाइनल परेड हुई और उनकी ट्रेनिंग समाप्त हुई तो उस दिन सभी बच्चों के माता पिता को भी ट्रेनिंग सेंटर में जाने की अनुमति थी और इसीलिए शरद के माता पिता और भाई बहन भी वहां गए हुए थे। वहां से वापस लौटते वक्त उन्होंने एक टैक्सी ली और टैक्सी में शरद के माता पिता और उसका भाई दीपक तीनों आराम से बैठकर आ रहे थे। उन्होंने अपनी बुआ जी को रास्ते में ही उनके घर पर छोड़ दिया था, लेकिन उससे आगे आने के बाद अचानक उनकी कार से दूसरी कार टकराई और उस कार के एक्सीडेंट में उन तीनों को बहुत चोटें आईं। शरद के पिता की तबीयत सबसे ज़्यादा गंभीर थी और इसीलिए शरद को जैसे ही पता चला वह भी तुरंत अपने पिता के पास पहुंचा, लेकिन शरद से केवल यह कहने के बाद कि बेटा तुम इस घर के सबसे बड़े हो, मैं तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंप कर जाता हूँ। अपनी माँ का ख्याल रखना और अपने भाई का भी। अब तुम ही इस घर के सबसे बड़े हो। इसके बाद शरद उनसे कहता रहा कि नहीं पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा पापा, मैं यहीं हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। लेकिन शरद की पूरी बातें सुनने से पहले ही उसके पिता ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर कभी नहीं खोलीं। इस हादसे में शरद ने अपने पिता को खो दिया और इधर अभी उसकी माँ और उसका भाई भी अस्पताल में भर्ती थे। अब इन दोनों की ही देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। ऐसे में शरद की बुआ ने आगे बढ़कर उन दोनों की देखभाल की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। तब जाकर शरद वापस अपनी ड्यूटी पर जा सका। शरद ने दोनों को डिस्चार्ज करवा कर घर पर छोड़ दिया और इधर उसकी बुआ भी आ गई थी। तो अब शरद अपनी बुआ को अपने घर छोड़कर नौकरी पर चला गया, लेकिन इस हादसे ने उनसे उनका बहुत कुछ छीन लिया था। अब वह 3-4 दिन की छुट्टियों में आया हुआ शरद, उसे क्या पता था कि उसे अपनी छुट्टियां इतनी बढ़वानी पड़ जाएंगी और वह भी इन हालात में जब उसे अपने पिता का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। शरद और उसके परिवार को इस सब के बाद बहुत बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि उनमें से किसी ने भी इस चीज़ की कल्पना भी नहीं की थी। वे सब लोग अभी तक इस दुख से उबर ही नहीं पा रहे थे, लेकिन कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। सिवाय रोने के उनके पास अब कोई चारा नहीं था। वह केवल रो सकते थे, अपने आप को जितना चाहे उतना दुखी भी कर सकते थे, लेकिन इस सब के बाद भी उनके पिताजी वापस आने वाले नहीं थे। आखिरकार वक्त के आगे सब ने सच को स्वीकार कर ही लिया और सब अपनी ज़िंदगी को फिर से जीने लगे। फिर से सबकी ज़िंदगी पटरी पर आने लगी और सब
सामान्य जीवन जीने लगे थे। देखते ही देखते समय निकलता गया और अब दीपक की बुआ भी अपने घर वापस चली गईं। अब तक दीपक की हालत और उसकी माँ की हालत भी पहले से सुधर गई थी, तो इसीलिए वे दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखने लगे थे। बीतते समय के साथ साथ धीरे धीरे अब पूरी तरह से वे ठीक हो गए और इधर शरद अपनी ड्यूटी पर तो रहता ही, साथ ही छुट्टियां लेकर कभी भी अपने घर आ जाता था, क्योंकि अब उसे पता था कि घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर हैं। तो बस इसीलिए वह नौकरी के साथ साथ अपने घर का भी पूरा ध्यान रखता था। घर की सभी जिम्मेदारियों को अब वह बखूबी संभालने लगा था। इधर उसका भाई दीपक, वह भी पूरे मन से अपनी पढ़ाई में जुटा हुआ था। अब क्योंकि उसके पिता तो रहे नहीं थे और दीपक भी सुबह सुबह कोचिंग चला जाया करता था, तो उसकी माँ पूरे दिन घर पर अकेली ही बैठी बैठी बोर हो जाया करती थी। अब बस यही सोचकर दीपक ने कोचिंग जाना बंद कर दिया और घर पर ही अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दिया था कि तभी एक दिन शरद की बुआ का विमला जी के पास फ़ोन आया और फ़ोन पर उन्होंने शरद के लिए एक रिश्ता बताया। इन दिनों वैसे भी शरद के घर पर चल रही परेशानियों को देखते हुए विमला जी ने कुछ समय पहले ही अपने रिश्तेदारों को कहा था कि वह शरद के लिए कोई लड़की देखना शुरू कर दें। और वैसे भी शरद की उम्र भी थी अब शादी की। अगर उसके पिता जीवित होते तो पहले ही अब तक उनकी शादी हो भी चुकी होती शायद, लेकिन उनकी मृत्यु होने के कारण कम से कम 1-1.5 साल तक वे लोग शादी विवाह के बारे में सोच नहीं सकते थे। इसीलिए उन्हें इंतज़ार करना पड़ा और अब आखिरकार उन्होंने अपने रिश्तेदारों को इस बारे में जानकारी दे दी थी और इसीलिए शरद के लिए पहले भी कई रिश्ते आए, लेकिन किसी न किसी कारण से वे उन्हें पसंद नहीं आए। कभी उन्हें लड़की शरद के मेल की नहीं मिली, तो कभी पढ़ाई लिखाई में उससे बहुत ही कम होती। बस ऐसे ही किसी न किसी कारण से अब तक वह कई लड़कियों को कैंसिल कर चुकी थी। शरद ने भी सब कुछ अपनी माँ के ऊपर ही छोड़ रखा था। सबसे पहले उसने अपनी माँ को यही कहा था कि अगर कोई भी लड़की आपको, दीपक को और बुआ को पसंद आती है तो उसके बाद में मैं एक बार आकर उससे मिल लूँगा, और अगर नहीं भी मिले तो भी कौन सी आफत आ जाएगी। आप लोग मेरे लिए जो सोचेंगे सब बेहतर ही होगा। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से अभी तक किसी भी लड़की से वे मिला ही नहीं था। और अब शरद की माँ यानी कि विमला जी के पास जो रिश्ता शरद की बुआ ने भेजा था, वह रिश्ता शरद की एक जानकारी में लड़की का था। यूँ तो शरद को पहले जितनी भी लड़कियाँ देखी गई थीं, उन सब की फ़ोटोज़ भी शरद के पास भेजे थे, लेकिन शायद इन सब के लिए उसने यही कह दिया कि आप लोग खुद ही देख लेना। लेकिन जब इस बार इस लड़की का फ़ोटो भेजा गया तो शरद ने अपने भाई से कहा कि अरे यार, मैं तो इस लड़की को पहले से ही जानता हूँ। जब यह कॉलेज में थी ना, मैंने तब इससे बात करने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन कभी कर ही नहीं पाया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आज सामने से इसका रिश्ता मेरे लिए आया है। तो दीपक कहने लगा कि मतलब आपकी तरफ से तो पूरी हाँ है ना भैया, है ना? आपको तो इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है ना? तो वह कहने लगा कि हाँ, मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। बाकी एक बार तू और माँ जाकर लड़की को देख लो। अगर तुम्हें सब कुछ ठीक लगता है तो ही बात आगे बढ़ाना, वरना तो जो माँ को ठीक लगे। दीपक ने सारी बातें ऐसे के ऐसे ही अपनी माँ को बता दी, बल्कि दीपक ने बातों को और बढ़ा चढ़ा कर अपनी माँ से कहा, क्योंकि दीपक को अपने भाई की बातों से ऐसा लगा था कि वह उस लड़की को पसंद करता था, लेकिन कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो अब जब उस लड़की का रिश्ता आया है तो शरद मन ही मन खुश था, और उसकी यह खुशी दीपक को पहले ही महसूस हो गई थी, और इसी कारण से
उसने अपनी माँ को सारी चीज़ों को और बढ़ा चढ़ा कर बताया ताकि उसकी माँ यह रिश्ता पक्का कर ही दें। अब वे लोग जब लड़की को देखने गए तो विमला जी को भी देखने में लड़की सुंदर लगी, बिल्कुल अपने लड़के के मेल की। और फिर घर वालों का कहना था कि यह घर के नॉर्मल काम सब कर ही लेती है और फिर इसके लिए आपका घर संभालना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमारी बेटी बहुत ही जिम्मेदार है, बहुत अच्छे से सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेगी। तो विमला जी ने तभी कह दिया था कि देखिए, हमें अपने घर के लिए बहू चाहिए जो जिम्मेदार तो हो और घर की जिम्मेदारियों को समझे भी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें अपने घर के लिए कोई काम वाली चाहिए जो दिन रात बस काम में लगी रहे। मैं अपनी बहू को अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती हूँ और बदले में बस यही उम्मीद करूँगी कि वह भी मुझे अपनी सास ना मानकर अपनी माँ माने और अपनी माँ की ही तरह सम्मान भी दे। विमला जी की इन सब बातों ने उसके परिवार का मन छू लिया और उन लोगों ने किसी भी तरह से इस रिश्ते के लिए हामी भरवाने की कोशिश की थी। और इधर दीपक के परिवार वालों को भी कोई परेशानी नहीं थी। तो आखिरकार अब उन दोनों का रिश्ता पक्का हो गया और अब शरद और शरद की होने वाली पत्नी मीनू दोनों की आपस में बातचीत भी होने लगी। इसी दौरान शरद ने मीनू को इस बारे में बताया भी कि वह उसे पहले से जानता है और उसे कॉलेज में कई बार देखा भी है, लेकिन मीनू उसे नहीं जानती थी क्योंकि मीनू ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। शरद भी उसे बस दूर से ही देखा करता था और उसके बारे में उसे इतनी ही जानकारी थी। बाकी शरद ठहरा पढ़ाकू टाइप का लड़का, तो उसे भला अपनी पढ़ाई से ही फुर्सत कहाँ मिलती थी जो वह किसी लड़की के बारे में जानकारी निकलवाए। अब सब कुछ ठीक ही चल रहा था। बीतते समय के साथ जल्दी ही उन दोनों का रिश्ता पक्का होने के बाद शादी की डेट भी निकाल दी गई और अब कुछ ही दिनों में वह दिन भी आने ही वाला था जब उन दोनों की शादी होने वाली थी। और इसके लिए शरद 4 दिन पहले ही छुट्टी लेकर अपने घर आ चुका था। अब तो घर में उनके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल गई थीं। बुआ फूफा, उनके बच्चे और सभी रिश्तेदार, मौसी मौसा, मामी मामा, आस पड़ोस के जानकार, दोस्त सभी इकट्ठे हुए और एक एक करके शादी की रस्में होना शुरू हो गईं और आखिरकार शरद की शादी मीनू से हो गई। शादी के बाद घर में खुशियों का माहौल था। चारों तरफ इधर उधर रिश्तेदार घूम रहे थे। नई बहू के आने के बाद घर की रौनक अलग ही हो जाती है और फिर 1-2 दिन तक जो रस्में चलती रहती हैं उनसे तो माहौल और खुशनुमा हो जाता है। तो बस ऐसी ही कुछ रस्में शरद के यहाँ पर भी हुई थीं जिनका सबने भरपूर आनंद उठाया। दीपक, उसकी माँ, उसके भैया और अब उसके परिवार में उसकी भाभी भी शामिल हो गई थीं। दीपक भी उतना ही जिम्मेदार और समझदार लड़का था जितना जिम्मेदार शरद था और अपने माँ बाप से भी उतना ही प्यार भी करता था। तभी तो शरद के जाने के बाद अपनी माँ का ध्यान ना रख पाने के कारण उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी और घर पर ही जैसे भी हो अपनी पढ़ाई करने लगा था। धीरे धीरे अब समय बीतने लगा और दीपक ने अपने भैया भाभी को साथ में कहीं घूमने जाने के लिए कहा और शरद अपनी पत्नी को लेकर 3 दिन के टूर पर गया। आखिरकार 3 दिन बाद जब यह दोनों वापस आए तो शरद की 7 दिन की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं और अब उसे वापस अपनी ड्यूटी पर जाना था क्योंकि इससे ज़्यादा वह नहीं रुक सकता था। शरद ने भारी मन से अपने घर वालों से विदा ली। मीनू का भी मन नहीं था, मुश्किल तो होता ही है, लेकिन फिर मीनू को शरद ने समझाया कि तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ही फिर आऊँगा। महीने में मुझसे जितनी बार आया जाएगा मैं उतनी बार यहाँ आने की पूरी कोशिश करूँगा। और फिर तुम चिंता क्यों करती हो, बस थोड़े समय की बात है। एक बार इस दीपक की नौकरी लग जाए ना तो फिर मैं इसकी भी शादी करवा दूँगा। उसके बाद तुम मेरे पास आकर आराम से रहना। दीपक और इसकी पत्नी माँ का ध्यान रख लेंगे।
अभी तो घर पर कोई नहीं है ना, इसीलिए तुम्हारा रहना बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं ज़्यादा दूर थोड़े ही हूँ, जल्दी ही अपना ट्रांसफ़र यहीं आसपास की किसी जगह पर करवा लूँगा। बस तब तक के लिए थोड़ा सब्र करो। आखिरकार शरद ने मीनू को समझाया और अपनी माँ से, अपने भाई से विदा लेकर वह वापस अपनी नौकरी पर चला गया। इधर दीपक, जो कि अभी तक घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रहा था, जब उसने देखा कि उसकी भाभी घर को बहुत अच्छे से संभाल रही है, यहाँ तक कि उसकी माँ और उसकी भाभी की बहुत अच्छी जम रही है, जैसे आम तौर पर सास बहुएं लड़ने बैठ जाती हैं, उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वे दोनों तो बिल्कुल ठीक ठाक बहुत अच्छे से रहती हैं और वह इस बात से बहुत खुश भी था। यहाँ तक कि अपने भाई को फ़ोन पर जब भी बताता तो कहता कि भैया, आपने जीवन में एक काम बहुत अच्छा किया है, जो मीनू भाभी जैसी लड़की से शादी कर ली। घर में इतना अच्छा माहौल बना रहता है कि बस पूछो मत, कहीं जाने का मन ही नहीं करता। पहले तो घर सूना सूना लगता था और अब जब से भाभी आई हैं, पूरे घर में रौनक ही रौनक है। चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे इस घर में फिर से जान आ गई है। दीपक की ये सब बातें सुनकर हंसता हुआ शरद बोला, अच्छा जी, तो अब भाभी तुम्हें भैया से भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं। तो हंसते हुए दीपक ने उसे ऐसे ही जवाब दिया और बोला, और नहीं तो क्या, आप तो वहाँ इतनी दूर जाकर बैठ गए हैं। घर पर तो हमारे साथ भाभी भी है ना, और वैसे भी अब आप वहीं रहो। आपकी ज़रूरत किसको है यहाँ? हम तीनों तो घर पर मज़े से रह रहे हैं। आप करो अपनी नौकरी। शरद को चिढ़ाता हुआ दीपक बोला। तो शरद ने भी हंसकर बात को टाल दिया और अपनी माँ से बातें करने लगा। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीतता रहा। एक दिन दीपक ने कहा कि भाभी, अब जब आप घर में आ ही गई हो, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं कोचिंग सेंटर फिर से ज्वाइन कर लूँ। वैसे भी कुछ दिनों में ही मेरा एग्ज़ाम आने वाला है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूँ। इस पर मीनू ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया कि इसमें मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। और एक बात बताओ कि अगर तुम कोचिंग जाने लगोगे तो इससे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मेरे लिए तो और अच्छी ही बात है। जितनी जल्दी तुम्हारी नौकरी लगेगी, उतनी जल्दी मेरी देवरानी इस घर में आएगी और फिर मैं अपनी देवरानी के सामने बैठकर राज किया करूँगी। आखिर मेरी पदवी जो बढ़ जाएगी, मैं जेठानी जो बन जाऊँगी। दीपक को छेड़ते हुए उसकी भाभी ने कहा। तो दीपक हंसता हुआ बोला, क्या भाभी, आप भी ना हर वक्त बस शादी शादी, पहले मैं कुछ कर तो लूँ। तो उसकी भाभी बोली, हाँ हाँ कह तो रहे हैं, जल्दी नौकरी लगा लो। फिर दीपक हंसता हुआ कमरे में चला गया और अगले ही दिन से उसने अपनी कोचिंग फिर से शुरू कर दी, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका एग्ज़ाम जो आने वाला था। इधर अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मीनू के फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आने लगी और मीनू ने उस फ़ोन को काट दिया। लेकिन फिर इस नंबर से मीनू को कई बार कॉल आई, लेकिन मीनू ने इस बारे में ना ही तो दीपक को बताया और ना ही शरद को। जाने कैसे उसने उस दूसरे इंसान पर भरोसा कर लिया, जाने कैसे वह उस दूसरे इंसान की बातों में आ गई और वह उससे एक दोस्त के नाते बातें करने लगी। धीरे धीरे दीपक के कोचिंग चले जाने के बाद वह अक्सर ही अब अपने कमरे में बैठी रहने लगी और दिन में अधिकतर समय वह उस अनजान इंसान से ही फ़ोन पर बातें करने में लगी रहती। कई बार शरद फ़ोन करता और बिज़ी पाता तो कह देती कि कभी माँ से बात कर रही हूँ तो कभी अपनी पुरानी सहेली से बातें कर रही हूँ। शरद भी अपने रिश्ते में शक की दीवार लाकर अपने रिश्ते को खोखला नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा करता रहा और फिर ऐसे ही समय बीतता गया। समय के साथ साथ मीनू उस अनजान आदमी से लगातार हर रोज़ बातें करती रही। हफ्ते में या महीने में जब भी शरद को समय मिलता तो वह अपने घर आ जाया करता
और उस समय पर मीनू उस लड़के को पहले ही समझा दिया करती कि तुम मेरे पास फ़ोन मत करना, मेरे पति घर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यह है कहानी का पहला भाग। इसी समय तक कल आपको कहानी का दूसरा भाग पेश कर दिया जाएगा। आगे क्या हुआ आखिर इस कहानी में? क्या मीनू को समय रहते शरद ने बचा लिया उस आदमी से, या वह आदमी इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा? आइए जानते हैं कहानी के दूसरे भाग में, लेकिन उसके लिए आपको कल तक इंतज़ार करना होगा। अगर अब तक की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करके शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।